गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं भागीरथ चौधरी प्रज्ञान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग टॉपिक हमारा चल रहा है पाचन तंत्र, जिसके अंदर हमने दांत, जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में अब तक बात की थी। हमने देखा था कि मुंह के अंदर भोजन का पाचन प्रारंभ होता है और जैसे ही भोजन मुंह के अंदर जाएगा सबसे पहले लार आएगी। लार के अंदर एंजाइम होंगे टाइलिन, अमाइलेज और लाइसोजाइम, जो भोजन का पाचन प्रारंभ करेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात आगे करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले बात की थी मुख गुहा की, और मुख गुहा के अंदर थे दांत, जीभ और लार। इन तीनों की बात अपन कर चुके हैं। फिर हमने बात की मुख गुहा के अंदर आएगी लार, और लार के अंदर थे एंजाइम, और ये भी हमने पढ़ लिया एंजाइम कौन कौन से थे। टाइलिन था, एमाइलेज था और एक था लाइसोजाइम। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था और इनका काम भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपन आगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आमाशय। क्या है? स्टोमक। आमाशय की बात करते हैं। जैसे ही भोजन मुंह से आमाशय में जाएगा तो पहले तो ध्यान रखना, मुंह से आमाशय के अंदर भोजन किस रूप में जाता है? बोलस के रूप में। भोजन मुंह से निकलेगा और आमाशय में प्रवेश करेगा तो भोजन की उस अवस्था को जो मुंह से ग्रसनी-ग्रसिका द्वारा आमाशय के अंदर प्रवेश करेगा उसको कहा जाएगा बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। और मित्रों, जैसे भोजन आएगा तो सबसे पहले तो यहां भोजन सबसे ज्यादा 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। यहां भोजन आमाशय के अंदर ठहरेगा 3 से 4 घंटे। फिर मैंने बात की कि ये आमाशय की दीवार है, इस दीवार के अंदर कुछ आवरण होता है और ये आवरण होता है म्यूकस का। किसका होता है मित्रों? म्यूकस का, या इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। और इस म्यूकस के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। ये कोशिका 3 प्रकार की कोशिका होती है। तो आमाशय की दीवार में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है? 3 प्रकार की। तो आमाशय में कितनी कोशिका होगी? 3। कौन कौन सी कोशिका होती है? एक कोशिकाएं होती है जिनका नाम है ऑक्जेंटिक, एक सेल होती है जिसका नाम है पेप्टिक, और एक होती है जिसका नाम है म्यूकस सेल। मित्रों ध्यान रखना, ऑक्जेंटिक कोशिका जो होती है वो निकालती है HCl, पेप्टिक से एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन, और म्यूकस से तो निकलेगा म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। तो मित्रों, आमाशय की दीवार में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ऑक्जेंटिक, पेप्टिक और म्यूकस। इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना मित्रों, आमाशय के अंदर भोजन सबसे ज्यादा रुकेगा। आमाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिका होगी। अब अपन आगे बात करते हैं कि आमाशय के अंदर क्या घसर पसर होती है। तो मित्रों बात कर रहे हैं स्टोमक, आमाशय। आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा तो आमाशय में भोजन के अंदर सबसे पहले आएगा HCl। क्या आएगा? HCl, या इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आमाशय में
भोजन के अंदर सबसे पहले एसिड मिलेगा। याद रखना मित्रों, एकमात्र एसिड जो भोजन को पचाने में सहायक है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, ऐसा कौन सा एसिड है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है? तो हमारा आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखना मित्रों, जैसे ही भोजन आमाशय में जाएगा तो सबसे पहले मिलेगा HCl। ये क्या करेगा? ये आमाशय का जो मीडियम है, जो माध्यम है, उस माध्यम को बनाएगा अम्लीय। क्या बनाएगा? अम्लीय। और इसकी pH होगी वो लगभग 1 से 2 के आसपास हो जाती है। मतलब प्रबल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। आपने कभी पानी को उकलते हुए देखा भगोले के अंदर? कैसे झागुम जग जग जग, उसी तरह से आमाशय में एकदम धमाधम चल रहा होता है। ध्यान रखना मित्रों, ये एसिड कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो गले के अंदर जलन होती है, और ज्यादा हो जाए तो मुंह में आता है एसिड ऐसी हो सकती, एसिडिटी। उस एसिडिटी का भी कारण कौन है? HCl। तो ध्यान रखना मित्रों, इसके कारण HCl के कारण क्या होती है? ऐसी तैसी नहीं, एसिडिटी। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेंगे मित्रों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छे से ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। ध्यान रखना मित्रों, आमाशय दूसरा काम इसके अंदर होगा, आमाशय के अंदर HCl का, ये हमारी जीवाणु से सुरक्षा करेगा। किससे? बैक्टीरिया से। भोजन के अंदर कोई भी जीवाणु भोजन के साथ साथ आ जाएगा तो उससे हमारी सुरक्षा करेगा। मित्रों, भोजन के साथ साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए तो उससे हमारी सुरक्षा करेगा कौन? HCl। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने कहा था लाइसोजाइम करता, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो लाइसोजाइम से नहीं मरते, तो वो अंदर जाकर किससे मरेंगे? HCl से। ध्यान रखना मित्रों, HCl जो है वो एक तो रेनिन और दूसरा पेप्सिन को सक्रिय भी करता है। रेनिन व पेप्सिन को क्या करता है? सक्रिय करता है। ये काम करेगा कौन? HCl। तो मित्रों, HCl के क्या क्या काम है? HCl कहां से निकलता है? आमाशय से। कौन सी कोशिका से? तो याद करो, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक कोशिका से निकलता है HCl, और ये आमाशय के अंदर माध्यम करेगा अम्लीय, जीवाणु से सुरक्षा करेगा, और रेनिन और पेप्सिन को जो निष्क्रिय होते हैं उनको सक्रिय करेगा। ध्यान रखना मित्रों, आमाशय हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, इसको अपने ग्लैंड कह सकते हैं। और कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पाचक ग्रंथि। आप मेरे से पूछोगे सर ग्रंथि क्या होती है, आमाशय को ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना मित्रों, ऐसी शरीर के अंदर पाया जाने वाला अंग जो केमिकल का सिक्रेशन करता है, रासायनिक पदार्थों को स्त्रावित करता है, उसको ग्रंथि कहते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या होता है, आप ये पूछा जा सकता है। तो 3 चीज होती है। एक होता है जूस, क्या होगा? जूस, या हम जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर रस। एक होते हैं मित्रों एंजाइम, हिंदी में एंजाइम ही बोलते हैं। और एक होते हैं मित्रों हार्मोन। तो मित्रों, शरीर में पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गन जो रासायनिक पदार्थ, यानी कि 3 तरह के रासायनिक पदार्थ, जूस, एंजाइम और हार्मोन को निकालता है, उसको शरीर में ग्रंथि कहा जाता है। तो अच्छे से ध्यान हो जाएगा, ग्रंथि किसको कहेंगे? तो शरीर का ऐसा अंग जिससे क्या निकलेगा? जूस, एंजाइम और हार्मोन। ध्यान रखना मित्रों, ग्रंथियों को इन पदार्थों के आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा। हम आगे डिटेल से बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एंजाइम जिससे निकलता है उसको कहते हैं बाह्य स्त्रावी, और हार्मोन जिससे निकलता है उसको कहा जाता है अंतःस्त्रावी।
बाह्य स्त्रावी का मतलब होता है एक्सोक्राइन और इसका मतलब होता है एंडोक्राइन। तो ध्यान रखना मित्रों, शरीर में आमाशय ग्रंथि है क्योंकि आमाशय से क्या निकलता है, एंजाइम। और ध्यान रखना इसे रस भी निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना ग्रंथि हुआ कि नहीं हुआ ना, इसीलिए आमाशय को ग्रंथि कहा गया। यकृत को भी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यकृत से भी पित्त रस बनता है, जूस बनता है। ध्यान रखना मित्रों, बहुत सारी ग्रंथियां शरीर में, आगे हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। यहां मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आमाशय ग्रंथि, आपके दो ग्रंथि क्यों है, तो इस कारण से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बात आगे चल रही थी आमाशय की। आमाशय के अंदर, भोजन के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आमाशय के माध्यम को अम्लीय करेगा, जीवाणु से सुरक्षा करेगा और रेनिन पेप्सिन को सक्रिय करेगा और कभी कभी एसिड करेगा। उस एसिडिटी का कारण होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रीड के अंदर पूछा था पिछली बार कि एसिडिटी को कम करने के लिए एंटी एसिड के रूप में क्या लेते हैं, आंसर था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट बात करते हैं, आमाशय के अंदर HCl के बाद 3 एंजाइम भी पाए जाते हैं। HCl के बाद कितने एंजाइम होंगे, 3। कौन कौन से, तो मित्रों एक एंजाइम होगा जिसका नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है रेनिन और तीसरे का नाम है लाइपेज। ये अग्नाशय से भी निकलता है, यहां भी हल्की सी मात्रा में होता है। ध्यान रखना, छोटी आंत के अंदर माध्यम होता है सारी, सारी माध्यम में लाइपेज काम करता वो अलग है और ये अम्लीय माध्यम में काम करेगा। पेप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन को, रेनिन दूध को। वास्तव में दूध नहीं, दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, कौन सी, केसीन। अरे कौन सा सीन, केसीन। तो दूध में प्रोटीन होती है केसीन, उसको पचाता है रेनिन, और लाइपेज किसको पचाएगा, वसा को। तो ध्यान रखना मित्रों, आमाशय के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, जिसमें से पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है और लाइपेज वसा को। तो बताओ मित्रों, आमाशय में किसका पाचन नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, शरीर में पाचन होता किस किस का है। हमारे भोजन में मुख्य अवयव होते हैं 6। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कौन कौन होंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। इन तीनों में से पाचन सिर्फ इनका होता है, ये शरीर में कभी पचेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वैसे ही सरल अणु होते हैं और इनकी अवस्था इतनी छोटी है कि इनको आराम से अवशोषित किया जा सकता है, इसलिए इनका पाचन की जरूरत नहीं है। ये पचते नहीं है, ऊर्जा देते नहीं है, बल्कि ऊर्जा देने में सहायक है, इसलिए इनको बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, ये माइक्रो। ध्यान रखना मित्रों, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों शरीर में पचेंगे, इन्हीं का पाचन होगा, क्योंकि ये जटिल अणु होंगे, बड़े होंगे, इसलिए इनको छोटे छोटे अणु में तोड़ेंगे और बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना ही तो क्या होता है, पाचन। तो मित्रों पाचन 3 चीजों का होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। किस किस का होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। तो देखो यहां वसा पच रही है, यहां प्रोटीन पच रही है, ये भी तो प्रोटीन ही है, लेकिन मित्रों यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा है। तो अच्छे से ध्यान रखना, आमाशय में किसका पाचन नहीं होता, तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। और किसका होता, तो उत्तर हो जाएगा वसा और प्रोटीन का। एक बात और ध्यान रखना मित्रों, आमाशय के अंदर क्या क्या होता है, HCl, और क्या होता है, पेप्सिन, और क्या होता है, रेनिन, और क्या होता है, लाइपेज। मित्रों ये आया था रिट 2000 पिछली 17 से पहले हुई थी, इसके अंदर के निम्न में से कौन सा एंजाइम
आमाशय में नहीं होता? ऑप्शन था पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और टाइलिन। तो मित्रों टाइलिन लार का एंजाइम है, तो ये तीनों आमाशय में है। एनसीईआरटी 12th के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, कहीं इधर उधर चल रहा है मामला। तो ये तीनों एंजाइम और एक ही एसिड, ये चारों मिलकर कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, हटा देना इसको, ये चारों मिलकर कहलाते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रिक जूस, या हिंदी में इसको बोला जाता है जठर रस। प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि निम्न में से जठर रस कौन नहीं है, जठर रस में कौन होता है? तो अच्छे से ध्यान रखना, जठर रस के 4 पार्ट है, एक एसिड HCl और 3 एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये तीनों मिलाकर कहलाते हैं जठर रस। याद रह जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। अरे गैस कहां बढ़ेगी, गैस कहां बढ़ेगी? गैस्ट्रिक में, गैस्ट्रिक क्या है? आमाशय, और गैस बढ़ेगी तो गैस्ट्रिक होगा, गैस्ट्रिक होगा तो ऐसी तैसी होगी, ऐसी तैसी होगी तो कहां होगी? आमाशय। ऐसे भी याद रह जाएगा ना। चले आगे। तो अब तक मैंने बात की किसकी? आमाशय की। एक प्रश्न कई बार आता है कि आमाशय की जो दीवार है, आमाशय की दीवार किसकी? प्रोटीन की बनी होती है। मित्रों अंगों की दीवार प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए शरीर का बॉडी कंपाउंड फैक्टर है, बॉडी का संगठक है, भाग है प्रोटीन शरीर में। तो मेरा प्रश्न यह है कि यहां प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन पाया जाता है, तो ये आमाशय की दीवार को भी तो पचा सकता है, ये भी तो प्रोटीन की ही बनी है। तो बताइए आमाशय की दीवार को पेप्सिन क्यों नहीं बचाता है? इसका उत्तर मैंने आपको दे रखा है, अभी हिंट दिया है मैंने आप लोगों को। यस, देखो मित्रों, ये दीवार कभी नहीं पचा सकता क्योंकि पेप्सिन कभी इसके संपर्क में आ ही नहीं सकता। याद करो, मैंने कहा था कि आमाशय की दीवार में बाहर अंदर की ओर एक लेयर होती है, किसकी? म्यूकस की, यानी कि श्लेष्मा की। तो ये श्लेष्मा की परत इसको इसके संपर्क में आने ही नहीं देती, इसलिए ये इसका पाचन नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, तो बात होगी आमाशय की। कितना अम्ल हुआ? 1 HCl, और कितने एंजाइम हुए? 3। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। और किसका पाचन हुआ? प्रोटीन और वसा का। और किसका पाचन नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। आगे अब भोजन जाएगा छोटी आंत में। किसमें जाएगा मित्रों? छोटी आंत। ध्यान रखना, भोजन सबसे पहले मुंह से कहां आया था? आमाशय में। फिर आमाशय से भोजन कहां जाएगा? छोटी आंत। तो बताओ, मुख से आमाशय में भोजन किस रूप में आया? तो हम कहेंगे बोलस के रूप में। बताओ, आमाशय से भोजन पचकर छोटी आंत में किस रूप में जाएगा? उस रूप को क्या कहेंगे? कायम। क्या कहेंगे? कायम। तो ध्यान रखना, भोजन मुंह से किस रूप में निकलता है? बोलस के रूप में। भोजन किस रूप में आमाशय में प्रवेश करता है? बोलस के रूप में। किस रूप में बाहर निकलता है? कायम के रूप में। और किस रूप में छोटी आंत में प्रवेश करता है? कायम के रूप में। हो जाएगा? आगे बढ़े। छोटी आंत के अंदर सबसे पहले यकृत लीवर से आएगा। कौन? पित्तरस। सही है? नहीं है मित्रों, गलत है। ध्यान रखना, पित्तरस जो है वो बनता है यकृत में। यकृत में इसका क्या होता है? निर्माण। लेकिन ये संग्रहित होता है। संग्रहित कहां होता है? पित्ताशय। इसलिए निकलेगा कहां से? पित्ताशय से। प्रश्न यही तो आता है, इसलिए मैंने बोला।
प्रश्न यही तो आता है कि पित्तरस कहां बनता है, ठोकते पित्ताशय। गलत है, पित्तरस बनता है यकृत में, इसीलिए मैंने पहले इसको लिया। और रहता है, घर कहां है, पित्ताशय में। और पित्तरस काम कहां करता है, कार्यस्थल इसका कौन सा है, छोटी आंत। तो सबसे पहले पित्तरस के बारे में बात हो गई। छोटी आंत में आएगा पित्तरस, बाइल जूस। फिर आएगा छोटी आंत के अंदर अग्नाशय से। अग्नाशय से आ जाएगा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आ जाएगा। और छोटी आंत की दीवार से खुद से भी एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। क्या है, एंटीरोकाइनेज। इसके अलावा अन्य के अंदर आ जाएगा माल्टेस, सुक्रेस। ये भी क्या है, एंजाइम जो छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे प्रश्न ये पूछ ले, छोटी आंत में इनमें से कौन नहीं होता, तो क्या क्या होता है। छोटी आंत में होता है पित्तरस, छोटी आंत में होता है ट्रिप्सिन, एंटीरोकाइनेज, माल्टेस और सुक्रेस। ये सभी छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो छोटी आंत में क्या क्या आएगा, अग्नाशय से आएगा ट्रिप्सिन, छोटी आंत से निकलेगा एंटीरोकाइनेज, सुक्रेस, माल्टेस और पित्ताशय से आएगा पित्तरस। तो छोटी आंत में क्या क्या होता है, तो ये सब होते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत में क्या कार्य होता है। मित्रों छोटी आंत के अंदर सबसे पहले देखो पित्तरस आया, तो एक तो पित्तरस का क्या काम है, एक आया था इसके अंदर ट्रिप्सिन, क्या आया था, ट्रिप्सिन। और एक इसके अंदर आया था एंटीरोकाइनेज, एक आया था सुक्रेस और एक आया था माल्टेस। ये है छोटी आंत के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम। पित्तरस क्या करता है, पित्तरस वसा का पायसीकरण, इमल्सिलेशन, वसा का पायसीकरण। ये क्या करेगा, ये वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा, और तोड़ना ही तो पाचन हुआ, और इसी को नाम दिया पायसीकरण। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका मित्रों, प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन। ध्यान रखना मित्रों, ये प्रोटीन को क्षारीय माध्यम में पचाता है, जबकि लाइपेज अम्लीय माध्यम में पचाता है। और ये एंटीरोकाइनेज क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन को करेगा सक्रिय। ट्रिप्सिन निष्क्रिय होता है, इसको सक्रिय करने का काम करता है ट्रिप्सिन को कौन, एंटीरोकाइनेज। और सुक्रेज है वो सुक्रोज को बदलता है, किसमें, ग्लूकोज में, यानी कि सुक्रोज का पाचन करता है। और माल्टेज है वो बदलता है माल्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में। तो मित्रों छोटी आंत के अंदर पित्तरस वसा को पाचन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, और सुक्रेज माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। मित्रों सुक्रोज, माल्टोज ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। याद करो सबसे पहले भोजन के अंदर स्टार्च आया था, उसको टाइलिन और अमाइलेज ने स्टार्च को बदला था माल्टोज में, उस माल्टोज को इसने बदलेगा ग्लूकोज में, और ये भी सुक्रोज को बदलेगा ग्लूकोज में। तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन और सबका पाचन होगा, सबका मतलब तीनों का, तीनों मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो मित्रों ध्यान रखना, छोटी आंत में भोजन का क्या होगा, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन होगा, और पचित भोजन का क्या होगा, अवशोषण।
तो छोटी आंत में भोजन पूरा पचता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इसीलिए इसको पाचन का मुख्य अंग माना जाता है। प्रश्न सीधा आ जाए, भोजन पूरी तरह से पाचन कंप्लीट कहां होता है, पूर्ण कहां पचता है? तो छोटी आंत। भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो मुंह से। पाचन प्रारंभ हुआ मुंह से और समाप्त हुआ छोटी आंत में। और जितना भोजन पचना था पूरा पच गया और पचने के बाद भोजन का अवशोषण हुआ, खून में गया, वो भी कहां से गया? छोटी आंत से। इसीलिए इसको पाचन का मुख्य अंग माना गया। ये भी आहार टेट के अंदर 2 बार पूछा हुआ है। एक बार पूछा था पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? छोटी आंत। एक बार पूछा था पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है? छोटी आंत। कांस्टेबल एसएससी वगैरह के अंदर तो आते हैं, इसमें कहने की जरूरत भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई आपकी छोटी आंत। अब छोटी आंत के अंदर जो पचना था वो पूरा पच गया। अब आगे भोजन जाएगा, वो किस में जाएगा? बड़ी आंत में। किस में जाएगा मित्रों? बड़ी आंत में। ध्यान रखना मित्रों, बड़ी आंत में पाचन होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि हमने छोटी आंत के अंदर क्या बोला? पूर्ण पाचन। पूर्ण का मतलब पूरा, नहीं अधूरा। तो ध्यान रखना, बड़ी आंत में जो भोजन जाएगा जिसके अंदर होगा जल और उत्सर्जित पदार्थ। तो बड़ी आंत क्या करेगी? जो जल है इस जल का कर लेगी अवशोषण। जल का क्या करेगी? अवशोषण और शेष पदार्थ को बाहर त्याग देगी। तो ये हुआ पाचन पूरा। तो प्रारंभ हुआ छोटी आंत, मुंह से, और समाप्त हुआ छोटी आंत में, और लास्ट में जल का अवशोषण हुआ बड़ी आंत में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पाचन तंत्र, जिसको 3-4 सेशन के अंदर हमने पूरा किया। तो मित्रों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं हल्का सा बता दूं। सबसे पहले हमने कहा था मुख हुआ, जो पिछले लेक्चर की बात की थी। उसके बाद हमने शुरू किया आमाशय। आमाशय के अंदर मैंने आपको बताया था कि भोजन सबसे ज्यादा ठहरता है 3 से 4 घंटे, और इस आमाशय के अंदर को प्रोटीन का पाचन नहीं होता क्योंकि म्यूकस श्लेष्मा का आवरण होता है। और उसके बाद हमने आगे बात की थी, किसकी बात की? आमाशय के अंदर एंजाइम की, यही की, और अम्ल की। तो सबसे पहला अम्ल आया था HCl, जो ऑक्जेंटिक कोशिका से निकलता है, पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय के माध्यम को अम्लीय करा, pH 1 से 2 रखी, जीवाणु से सुरक्षा रखी, और रेनिन और पेप्सिन को क्या किया? सक्रिय। कभी कभी एसिडिटी का कारण भी बनता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आगे बढ़े, फिर हमने आगे पढ़ा था कि भाई आमाशय को हम ग्रंथि कहते हैं, और हमेशा ग्रंथि इसको कहते हैं जिनसे रस, एंजाइम और हार्मोन नामक केमिकल निकलते हैं। फिर हमने कहा कि आमाशय से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3। कौन कौन सा? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन किसको बचाता है? प्रोटीन को। रेनिन दूध की प्रोटीन केसीन को, और लाइपेज वसा। फिर हमने बात की कि आमाशय के अंदर जो भी होता है HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, इन चारों को नाम दिया गया गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। फिर हमने पढ़ा कि आमाशय की दीवार प्रोटीन को क्यों नहीं पचाता? क्योंकि आमाशय के अंदर म्यूकस का, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। उसके बाद छोटी आंत में भोजन आया, उसको नाम दिया कायम, और यहां भोजन का पूरा पाचन हुआ था। और आमाशय के बाद भोजन जब छोटी आंत में गया तो यहां पर पित्रस आया। पित्रस बनता कहां? जैसे ध्यान रखना, पित्रस कहां बनता है? यकृत में। कहां रहता? पित्ताशय में, और काम करता छोटी आंत में। उसके बाद ये पित्रस वसा को पाचीकरण किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को बचाया, एंटीरोकाइनेटिक ट्रिप्सिन को सक्रिय करने का काम करता है, सुक्रेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। ये भी कहा हुआ छोटी आंत। और जितना पचेगा, मैंने कहा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, इसीलिए छोटी आंत को पाचन का मुख्य अंग माना जाता है। और फिर लास्ट में थी बड़ी आंत, और बड़ी आंत के अंदर केवल बचेगा जल और अपशिष्ट पदार्थ। उसमें से जल का क्या जाएगा? अवशोषण, और शेष अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्याग देंगे। तो मित्रों,
ये टॉपिक हमारा पाचन तंत्र आज पूरा होता है। अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।